सो अगेन लिस्ट 1 से रिलेटेड मैटर पार्लियामेंट, लिस्ट 2 से रिलेटेड मैटर स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट, और लिस्ट 3 जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है उसमें जो भी मैटर दिया गया होगा उसमें दोनों मिलकर बनाते हैं। इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो छोटा भाई है उसे बोला जाता है तुम लॉ बना दो। हाँ, हमें अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट लगा या हमें कुछ गलत लगा तो विल इंटरफेयर, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंटरफेयर, और उसके बाद वो उसमें चेंजेस वगैरह करवा देंगे। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट में सुपेरियर पावर किसके पास है? सेंट्रल के पास। काम तो करेगा शायद स्टेट गवर्नमेंट ही। तो जैसे हमारे घर में होता है कि द वर्क हैज़ बीन अलोकेटेड मेनी टाइम्स, आपके घर में होगा कि यूजुअली, मैं जैसे यूजुअल ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ, पापा की क्या ड्यूटी है, पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब को जाएंगे और पगार लेके आएंगे, ठीक है, एक नॉर्मल बता रहा हूँ। दूसरा मम्मी की ड्यूटी यूजुअली हाउसवाइफ, मैं फिर से नॉर्मली बोल रहा हूँ ट्रेंड के हिसाब से, यूजुअली हाउसवाइफ, तो घर का खाना पीना जो भी है बच्चों को संभालना है ये हाउसवाइफ के पास आ जाता है, वो भी बहुत बड़ा टास्क है। फिर भाई हम 2-3 लोग हैं, 3 लोग अगर आप हो तो सबसे बड़ा भाई अगर होगा तो मान लो 9th-10th स्टैंडर्ड में है तो उसको भी काम होते हैं, वो अपनी इज्जत के हिसाब से काम करेगा। बड़े बड़े काम जो भी राशन वगैरह लेकर आना होगा या कहीं से कुछ स्टेशनरी लेकर आनी होगी तो वो उसके हिसाब से काम करेगा। जो 6th-7th स्टैंडर्ड वाला होगा उसको छोटे मोटे काम दिए जाएंगे, तो दूध लेके आ जा, बाजू में से मिर्ची लेके आ जा, धनिया लेके आ जा, ऐसे छोटे मोटे काम। और जो 1st और 2nd स्टैंडर्ड में होगा उसको कुछ नहीं, उसको सिर्फ पानी लाने का काम दिया जाता है, घर पे जा पानी लेके मैं थक गया। सो दिस वर्क हैज़ बीन यूजुअली डिवाइडेड बाय द पेरेंट्स कि बेटा तुझे ये काम करना है। अगर उसको हम बोल सकते कि जा तू स्टार बाज़ार में जा और किराना लेके आ जा, वो 2nd स्टैंडर्ड वाला नहीं। तो यहाँ पर भी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं, बट इज़ बाय नेचुरल हमने लॉ या रूल्स बना दिया घर में कि ये काम कौन करेगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी बना के रखा हुआ है ताकि किसी के बीच में झगड़ा ना हो। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम देखते हैं ये गूगल पे मिल जाएगा आपको, सिर्फ मैंने PDF डाला था, आप ही के सामने मैंने सर्च किया, मैंने सेव नहीं किया हुआ है। दिस द 7th शेड्यूल जो ऊपर रेफरेंस दिया गया था आर्टिकल 246 में, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट। मैंने बोला लिस्ट 1 में जो भी मैटर है उससे रिलेटेड लॉ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट देखो कौन कौन से लॉ, जैसे पहला डिफेंस ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। कैंटोनमेंट एरिया, नेवल, मिलिट्री, आर्मी, एटॉमिक एनर्जी, यूनाइटेड नेशन का, ये सारे। हमारा कहाँ ढूंढना है हमें? इनकम टैक्स, बताइए ज़रा कौन सी एंट्री थी वो? वॉर से रिलेटेड लॉ भी यही बनाएंगे, 18(2) जाते हैं। चलो ये बहुत सारे लॉ है उससे रिलेटेड वो बनाएंगे, ये काम उनका है। चेकआउट टैक्सेस ऑन इनकम अदर दैन एग्रीकल्चर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ ढूंढना ये भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 82 से पार्लियामेंट के पास पावर आती है कि वो लॉ बना सकते हैं किस मैटर से रिलेटेड? इनकम से रिलेटेड। तो इनकम के ऊपर अगर टैक्स लगाना है तो उस मैटर से रिलेटेड वो लॉ बना सकते हैं। चलो कम बैक। हाँ वो उस पर आता हूँ। बाकी के जब मैटर्स आएंगे GST में काफ़ी सारे मैटर्स है, उसके ऊपर हम वापस आ जाएंगे। आर्टिकल 246 7th शेड्यूल लिस्ट 1, ये एग्ज़ाम में आई थिंक अब तक मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से कई बार, एक 6-7 बार एग्ज़ाम में आ चुका है। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री टू लेवी द इनकम टैक्स इन इंडिया? व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री? एंट्री नंबर 82। कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है MCQ में, अभी आपको MCQ 30 मार्क्स के है ऑब्जेक्टिव, कि एंट्री नंबर 82 कौन से लिस्ट में आती है? तो कौन से लिस्ट में आती है? लिस्ट 1। उसे नाम क्या कहा जाता है? यूनियन लिस्ट। हु इज हैविंग एक्सक्लूसिव पावर? पार्लियामेंट, करेक्ट। अब 82 का वर्डिंग देखते हैं, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, यानी एग्री लिखा है मतलब वो एग्रीकल्चर इनकम है। तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाते समय इनकम के ऊपर टैक्स तो लगा दिया, बट एक इनकम उन्होंने छोड़ दिया,
अब इनकम की हमने प्राइमरी डेफिनेशन देख ली कि इनकम क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। जैसे हमने बोला कि हमने किसी से पैसे उधारी पर लिया है तो वो हमारा इनकम है क्या? नहीं है। हमें कहीं पैसा मिल गया, नीचे पड़ा हुआ था, इनकम है क्या? हाँ नहीं है। एथिक्स वाले कहाँ गए? हाँ, तो हम सब इथिकल लोग ऐसा मान के चलते हैं, ऑनेस्ट भी हैं। तो अगर किसी का पैसा पड़ा हुआ होगा तो मम्मी पापा ने बताया हुआ है वो हमारा नहीं होता है। एक तो जो आजू बाजू में मिले उसको दे देना, और उसको नहीं देना है तो छोटी अमाउंट है तो भगवान की दान पेटी में डाल देना है ना अल्टीमेटली। क्योंकि रास्ते में हम किसे ढूंढेंगे? गिरा हुआ है 10 का नोट, अब कितनी देर वहाँ पे वेट करेंगे कि कोई आएगा 10 रुपये का? तो बेटर कई बार हम या तो हम बेगर को दे देंगे या मंदिर में डाल, बट वो हमारा तो पैसा नहीं। सो वी कैन से इट्स नॉट अवर इनकम। तो इनकम की प्राइमरी डेफिनेशन हमने जनरल देख ली। अब आता है यहाँ पे अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का जो पावर है वो दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। तो एक ही इनकम ऐसा है कि जिसके ऊपर टैक्स कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। और वो इनकम कौन सा है? एग्रीकल्चर इनकम। तो अगर शिंदे जी चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर वो टैक्स लगा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है क्या? क्यों नहीं लगा सकती? कहाँ लिखा है ऐसा? कल जाके मोदी जी खड़े हो जाएंगे रात को 8 बजे, आज रात 12 बजे के बाद जो भी एग्रीकल्चर इनकम कमाएगा उसके ऊपर टैक्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन वहीं से उठा के उनको पटक देगा नीचे। अगर तुम्हारी हैसियत नहीं है या तुम्हारे पास वो पावर ही नहीं है। क्यों नहीं पावर? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एग्री इनकम के ऊपर टैक्स पार्लियामेंट नहीं लगा सकती चाहकर। तो कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। वो लिस्ट 2 में हमें मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, अच्छा मुझे कोई बताइए व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर इनकम? ये अमाउंट कौन सी हम पकड़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम? आप में से फार्मर फैमिली से बिलोंगिंग हाथ ऊपर करो जरा, जिनके घर में आज भी खेती होती है। हाँ बढ़िया, ठीक। तो जो भी डाउट्स होंगे मैं आपको थोड़ा सा पूछूंगा। अगला एक टॉपिक है उसके ऊपर, एग्रीकल्चर इनकम। हाँ, एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे? कि मेरे को इतना इनकम हुआ, कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉरगेट अबाउट इनकम टैक्स। हाँ, टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनकम। हाँ, लैंड बेच के, ठीक है। तो आपको लगता है वो एग्री इनकम, ठीक है। वन व्यू। अच्छा, यील्ड जैसे क्या यील्ड आता है खेत में? अच्छा, शुगर केन। शुगर नहीं ना? नहीं, शुगर केन आ सकता है। तो शुगर केन बेच के मान लो आपको 5 लाख रुपए आता है। कैन वी से दिस इज द इनकम? कैन वी से दिस इज द इनकम? कल मैंने इसका लॉजिक आप ही ने मुझे बताया था। क्या 5 लाख रुपए मेरा इनकम है क्या? क्यों? खर्चा भी हुआ होगा, या ऐसे अचानक से सुबह सुबह अरे शुगर केन आ गया, भगवान की कृपा है, बेच दिया 5 लाख आ गया, ऐसा नहीं होना ना। तो उसके पैरेलली आपने क्या किया होगा? उसके ऊपर खर्चा किया होगा रफली। हाँ, फार्मर लोगों को पूछ रहा हूँ मैं, रफली एक्सपेंसेस 5 लाख का अगर आपका क्रॉप यील्ड बेच के आ रहा है तो रफली एक्सपेंसेस कितना हुआ होगा मैं पूछ रहा हूँ। उतना ही सिर्फ ट्रैक्टर, अरे इसको उगाने का भी खर्चा आया होगा ना, फर्टिलाइजर्स होगा, सीड्स होगा, इरिगेशन होगा, कि डायरेक्ट ट्रैक्टर? हाँ, कितना रफली एक्सपेंसेस? 2 लाख पकड़ के चलो, 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आ सकता है, ठीक है। तो आपने यील्ड या क्रॉप बेच के 5 लाख रुपए आपके जेब में आ गए, बट ऑलरेडी उसमें से आपने खुद की जेब से 2 लाख रुपए स्पेंड किया। सो इनकम कम्स सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। सिर्फ आपको प्रूव करना है जो भी मैंने खर्चा किया हुआ है वो खर्चा मेरे फार्म से रिलेटेड। सो 2 लाख रुपीज वुड बी रिड्यूस फ्रॉम द 5 लाख एंड द फाइनल अमाउंट वुड बी। तो क्या मैं 3 लाख रुपए की इनकम बोल सकता हूँ? हाँ। जो किसने कमाया? फार्मर ने कमाया। अब फार्मर मेरे पास आएगा, सर 3 लाख रुपए कमाए, व्हाट अबाउट द टैक्स लायबिलिटी? क्या इसके ऊपर इनकम टैक्स आ सकता है? तो मैं बोलूँगा सेंट्रल तो नहीं लगा पाएगी, मोदी जी नहीं लगा पाएंगे, बट कौन लगा सकता है? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट। हमारी शिंदे सरकार चाहे तो वो लगा सकती है। तो फिलहाल तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव एग्जम्प्टेड दिस। एक नॉमिनल टैक्स रहता है 50 पैसा, 70 पैसा, शेत सारा उसे बोला जाता है, बट वी कैन से द टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्टेड। अगर वो मान लो ऐसा है कि अभी इलेक्शन होगा और उन्होंने टैक्स लगा दिया, व्हाट वुड बी द सिनारियो? सारे फार्मर स्ट्राइक के ऊपर चले जाएंगे, है ना, जय जवान जय किसान। तो जय जवान में तो उन्होंने वाट लगा दिए,
बाय इंट्रोड्यूसिंग द वन स्कीम। कौन सी स्कीम लेकर आए वो? अग्निवीर। तो वो ठीक है, वो हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि वो चलो बोलेंगे हम कल से टैक्स, बहुत फार्मर कमा रहे हैं, हम इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो शायद ये गलत हो जाएगा। तो फिलहाल कोई टैक्स नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया। नाउ डाउट रिलेटेड विद इनकम। तो एग्री इनकम छोड़कर जो कोई भी इनकम होगा वो सारे इनकम के ऊपर कौन टैक्स लगाएगा? एग्री इनकम छोड़ के पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलो। नाउ आपके सिलेबस में है इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ और नीचे इनकम टैक्स एक्ट। आपने फाउंडेशन में जरूर ये वर्ड पहले लॉ में कहीं ना कहीं सुना होगा, लॉ एंड एक्ट। तो मैं फाउंडेशन वालों को थोड़ा सा ये सवाल पूछूंगा कि क्या डिफरेंस होता है इसमें, लॉ एंड एक्ट। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग निकालने जाओगे या हमारी आदत होती है गूगल पे डालते हैं, तो दोनों का जो मीनिंग आएगा, हिंदी मीनिंग आएगा कानून, तो सेम ही आएगा। तो वहाँ पे कोशिश भी मत करना गूगल पे सर्च करने की। आप बताइए चलो, एक्ट एंड लॉ द डिफरेंस। लॉ थोड़ा सा ब्रॉडर है, एक्ट शॉर्टर है। ठीक है, एक लंबा एक छोटा सा है। ठीक है, और यस, तो एक्ट ड्राफ्ट नहीं किया जाता, उसे भी ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ड्राफ्ट करने के बाद वो जब पास हो जाएगा तब एक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट ही कैटेगरी हम देखते हैं, द लॉ इज अ वाइडर कंसेप्ट। लॉ में सारी चीज़ें आ जाती है, एक्ट एक छोटा सा पार्ट है, बट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें मिलकर लॉ बनेगा। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं मैं बता पाऊँगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं पहला पार्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपके सिलेबस में ये पांचों चीज़ें वैसे तो, और ये लास्ट वाला भी बहुत रेयरली आएगा, जुडिशियल डिसीजंस, बट थोड़े बहुत है, जीएसटी में थोड़े से। तो ये पांच चीज़ें प्लस जुडिशियल डिसीजंस मिलकर आपका कोई भी लॉ बनता है, नॉट ओनली द इनकम टैक्स एक्ट, सारे लॉ आपके जितने भी, ये 6 चीज़ें मिलकर ही बनाया जाता है। तो इसमें से पहला इनकम टैक्स एक्ट 1961, आप सभी लोगों के लिए वही है जो ओरिजिनल एक्ट बनाया गया था इंडिया में 1961, वो आपके लिए अप्लीकेबल है। मेरा सवाल है, क्या 1961 से पहले इनकम टैक्स नहीं था क्या? हमें आज़ादी कब मिली है? चलो उससे पहले क्या छोड़ देते हैं, 1947 के बाद और 1961 से पहले क्या इंडिया में इनकम टैक्स नहीं था क्या? होगा, यस, वो ज़रूर था। तो वैसे तो देखा जाए तो ब्रिटिश लोगों ने ही हमारे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया था नियर अबाउट इन 1860। फिर एक नया आ गया 1986, फिर 1912 आया था, फिर 1922, और फिर 1922 के बाद 1922 मतलब वो किसने बनाया होगा फाइनली? 1922 ब्रिटिश लोगों ने बनाया होगा, बिफोर इंडिपेंडेंस है। तो वो वाला एक्ट हम कैरी कर रहे थे आफ्टर इवन इंडिपेंडेंस ऑल्सो। कब तक? हमारा जब तक रेडी नहीं हो जाता 1961, तब तक हम ब्रिटिश लोगों ने बनाया हुआ ही इनकम टैक्स लॉ फॉलो करते थे। आपको फाउंडेशन में एक एक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जरा ईयर बताइए। श्योर? तो किसने बनाया होगा? हमें तो आज़ादी 1947 में मिली है, आप तो 1872 की बात कर रहे हो, तो वो भी किसने बनाया होगा? तो उन्होंने बना के रखा है, हमें एक्चुअली नया लाना चाहिए, उन्होंने बना के रखा है, वो एज इट इज़ हम यूज़ कर रहे हैं आज भी। तो कम से कम ईयर चेंज करके थोड़े बहुत अप डाउन करके उसको फिर से नया वाला लेकर आना चाहिए, बट एनीवे। फिर पार्टनरशिप एक्ट 32, वो भी ब्रिटिश वाला। तो इसमें भी वैसे आपने कभी सोचा नहीं होगा ये 32 कौन से ज़माने का है, बट ऑल दिस, ये दोनों एक्ट तो कम से कम जो आपके सिलेबस में है वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो अगर आप पार्लियामेंट में चले गए आगे जाके, एनीवन बिलोंगिंग्स टू द पॉलिटिशियन फैमिली? खरं सांगा, थोड़ा डर के रहना पड़ेगा मुझे उससे पहले, तो अब पहले से बता के रख दो, बाद में मत बोलना कि सर आपको पता नहीं मैं कौन हूँ। तो अगर आप चले गए, एमपी बन गए फ्यूचर में, तो वहाँ पे आप बोलते नहीं ये लॉजिक, सर हमारा वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाते हैं, हमारा वाला पार्टनरशिप एक्ट बनाते हैं जो इंडिया का खुद का होगा, रबी वाला होगा, ठीक है, तब तक हम उन्हीं को यूज़ करेंगे। सो 1961
विच इंक्लूड्स 298 सेक्शंस। हर एक्ट में सेक्शंस होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। किसी में 100 होंगे, 50 होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, जितने सेक्शन होंगे उतने हम बना सकते हैं। इसमें 298 है। पहला सवाल है, क्या ये सारे 298 सेक्शंस आपको याद रखने हैं? क्या कोई भी याद नहीं रखना? ऐसा भी नहीं। तो वैसे तो ये आपका इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द ऑल द कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ द ऑल द प्रोविजंस, ऐसा बोलता है। कहीं पर भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला यू शुड रिमेंबर द सेक्शंस, बट एग्जाम में कई बार डायरेक्टली सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। एक्सप्लेन द सेक्शन 35 AD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। 35 AD ऐसा वो डाल देंगे, अभी आपको भी पता नहीं होगा। अब हम एग्जाम में बैठे हुए और हमने एक भी सेक्शन याद नहीं रखा है, और क्वेश्चन क्या आया हुआ है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35 AD। अगला काम, अब 35 AD पे तो आप पेज भर के नहीं लिख पाओगे अनलेस यू गेट द सम हिंट, तो बाजू में देखना पड़ेगा क्या था रे वो 1961 का 35 AD। बोल रहा है मुझे भी याद नहीं आ रहा, आगे जाके है क्या कुछ हिंट, एक वर्ड दे दे बस, बाकी मैं लिख लूँगा। अगर वो आपको वर्ड नहीं मिला तो आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। तो ऐसे बहुत बार नहीं, बट एक आध 2 साल में एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है बेस्ड ऑन द सेक्शन नंबर। तो मेरे हिसाब से आपको सेक्शन नंबर याद रखने, फर्स्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड, जब आप पास होके जाओगे आपसे कोई सवाल करेगा तो आपको वो बताना है कि इसका आंसर भी क्या है और ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, क्योंकि वो ज़रूर पूछेगा ये ऐसा कहाँ लिखा है बता। नहीं, वो मेरे नोट्स में लिखा है नहीं नोट्स में लिखा है, लेकिन कौन से हेड में, या उसका सेक्शन नंबर कहीं ना कहीं, या मैं गूगल पे डाल दूँ तो मुझे मिल जाए। इसलिए आपको सेक्शन नंबर याद रखने, जो मैं बताऊँगा वो आपको हाईलाइट करने, या फिलहाल आप उसको लिख के रख सकते हो। तो लिमिटेड सेक्शंस आपको कंपलसरी याद रखने पड़ेंगे। तो आप लिखिए, चलो थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ। हेडिंग राइट डाउन, इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ अंडरलाइन, पहला पार्ट लिखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, डैश करके लिखो उसके नीचे, टोटल 298 सेक्शन, शेड्यूल्स रहने दो कोई बात नहीं, टोटल 298 सेक्शन। उसके नीचे लिखो एक्ट इज मेड फॉर, एक्ट इज मेड फॉर लेवी एंड असेसमेंट, मेड फॉर लेवी एंड असेसमेंट। तो एक्ट का काम होता है कि किसी भी टैक्स का लेवी करना। तो एक्ट आपको बताएगा क्या करने से आपको टैक्स लगाया जाएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इनकम टैक्स आपके इनकम अर्न एक्टिविटी के ऊपर लगाया जाता है। अगर आप सोचोगे कि हम कमाने वाले हैं तो आपको कौन सा टैक्स लगाया जाएगा, इनकम टैक्स। बट अगर आपने सोच लिया है मुझे पैसा ही नहीं कमाना, 1 रुपया भी मैं नहीं कमाऊंगा, इज इट पॉसिबल? मैं नहीं कमाऊंगा, जो होगा वो मम्मी पापा कमा लेंगे, मैं तो आराम से बैठा रहूँगा, वो पबजी वो खेलता रहूँगा दिन भर, इज इट पॉसिबल? वैसे थोड़ी बहुत रेयर टू रेयर पॉसिबिलिटी है। और मम्मी पापा बोले ठीक है बेटा जब तक हम हैं तुझे कोई टेंशन नहीं, 50-60 साल तक तो हम तुझे संभाल लेंगे। पॉसिबल है, हो सकता है कि आप 50 साल की उम्र तक आप 1 रुपया भी ना कमाओ, आप बेड से उठने ही नहीं वाले तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पॉसिबल। तो निर्मला ताई का एक सिंपल लॉजिक, अगर आपको टैक्स कम करना है, टैक्स प्लानिंग करनी है तो क्या करना है, इनकम भी कम कमाओ ताकि आपका टैक्स भी कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है रूल्स, इसके नीचे लिखो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। द रूल्स, हाँ वो भी लिखना, पॉइंट नंबर 2, इनकम टैक्स रूल्स 1962, इनकम टैक्स रूल्स 1962। और उसके नीचे उसका पर्पस क्या होता है, ये काम क्या करता है, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। तो कोई भी एक्ट बनाने के बाद उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है ये आपको रूल्स बताते हैं। कोई भी एक्ट, आपके बाकी के भी सारे एक्ट्स होंगे, कंपनी एक्ट होंगे तो कंपनी रूल्स भी है,
ठीक है। तो फाउंडेशन में इतना डिटेल में नहीं होगा, बट आपको इंटर में आ जाएगा। तो रूल्स का काम क्या होता है, प्राइमरी पर्पस किसी भी लॉ में बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट में आपने अभी टीवी पे वगैरह यहाँ वहाँ तो देखा होगा कि मान लो किसी ने 10 लाख रुपए कमा लिए और उसका 1 लाख रुपए का टैक्स आ गया, ठीक है। तो आप टीवी पे गूगल पे देख के तो 1 लाख रुपए क्वान्टिफाई कर पाओगे, या काफ़ी लोगों को आता भी होगा। तो आपने सामने वाले को बता दी कि भाई साहब आपकी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी 1 लाख रुपए है। बोलेगा ठीक है, किसको देना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। इनकम टैक्स किसके पास जाने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन, निर्मला ताई को दे के आ जाओ या मोदी जी को, हाँ तुझे जो अच्छा लगे उसको दे के आ जा, वो एक ही घर में जाने वाला है वैसे। ठीक है, मैं जाता हूँ आज शाम को फ्लाइट पकड़ के ना मैं मोदी जी के पास चला जाता हूँ, उनके हाथ में 1 लाख रुपए दे के आता हूँ। इज इट करेक्ट वे टू मेक द पेमेंट? तो क्या लगता है आपको कैसे पे किया जाता है? 1 लाख रुपए इनकम टैक्स पे करना है तो कैसे? तो ये एक्ट कहीं नहीं बताता है कैसे पे करना है, एक्ट सिर्फ बोलता है कि 1 लाख रुपए का आपका टैक्स आ गया है, भर दो आप। बट कैसे भरूँ, मुझे नहीं पता है कैसे भरना है। सो हियर रूल्स विल असिस्ट। रूल्स में दिया गया है कि एक जगह पर एक चालान का फॉर्मेट दिया गया है, उस चालान को आप फिल करो, प्रिंट आउट आपको गूगल पे या बना लो, पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, बना लो, उसके ऊपर आप पूरा नाम अपना पैन एड्रेस वगैरह लिख दो, उसके ऊपर 1 लाख रुपए लिख देना, उसके साथ चेक जोड़ देना, और रूल्स में नीचे लिखा है कि कौन से बैंक में जाके जमा करना है। तो चालान और चेक लेके आप नेशनलाइज बैंक्स में जाओगे या सम शेड्यूल्स बैंक वो भी एक्सेप्ट कर लेती, वहाँ पे आप जमा कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देते हैं, ऑटोमेटिकली दे विल ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर। तो हमें सच में मोदी जी के पास या निर्मला ताई के पास जाने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो ये टैक्स पे कैसे करना है ये कौन बता रहा है? रूल्स। सो इन एवरी एक्ट द रूल्स विल असिस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। चलो तीसरा लिखो। थर्ड इज द एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट, उसके नीचे लिख दो फॉर अमेंडमेंट इन द एक्ट, फॉर अमेंडमेंट इन द एक्ट। सो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है एक्चुअली इसको सोशल एक्ट कहा जाता है। वाई सोशल एक्ट? रीज़न बीइंग जैसे सोसाइटी का बिहेवियर चेंज होगा, सोसाइटी में जैसे बदलाव होंगे वैसे हमें इनकम टैक्स एक्ट में भी बदलाव करने की ज़रूरत है, इसलिए इसे सोशल लॉ कहा जाता है। तो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है ओरिजिनली बना है 1961 में, राइट। तो आप एक स्लैब रेट की तरह सोच के देखिए, जो अभी करंटली आपको पता है 3 लाख रुपए वाला या 2.5 लाख रुपए वाला, जो भी 2.5-3 लाख रुपए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो 1961 की बात करते हैं, दादाजी आपके 1961 के होंगे, उस दौरान वो कमाते होंगे, तो उनके ज़माने में आज के जैसा पैकेज था क्या? 20 लाख 25 लाख 30 लाख का पैकेज, एनुअल पैकेज नहीं। वो कभी ऐसे ही बैठे होंगे आपके साथ, तो कभी कभी बताएंगे आपको, अरे मेरे ज़माने में तो मुझे हर महीने का 500 रुपये मिलता था, और उस वक्त का गांव में सबसे अमीर इंसान मैं था। महीने का कितना? 500 रुपये, और सबसे अमीर हम थे। हमारे घर में एक टेलीफोन BSNL हुआ करता था, पूरे आजू बाजू के 5-6 गांव में फ़ोन नहीं था बट हमारे पास था। टीवी, पूरे गांव में 2-3 टीवी थी, उसमें से हमारे घर में एक टीवी थी। तो उस वक्त के हम बहुत बड़े राजा महाराजा थे, बट पगार कितनी? बट उस ज़माने के हिसाब से 500 रुपये ये बड़ी अमाउंट थी। तो 1961 में जब लॉ बनाया गया होगा तब उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि 500 रुपये वाले लोग अमीर होते हैं, तो उनके स्लैब रेट क्या हुए होंगे? चलो 400 से ऊपर जो कमाएगा उसको टैक्स, 600 से ऊपर ज़्यादा जो कमाएगा उसको हायर रेट ऑफ टैक्स, है ना। उस ज़माने का तो ऐसा लॉ होना चाहिए। धीरे धीरे सोसाइटी बिहेवियर, इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीज़ें बदलती गई। आज के डेट में अगर आप बोलोगे कोई 500 रुपये महीने का कमा रहा है और उस पर इनकम टैक्स लगा दिया तो वो अपनी जान दे देगा। एक तो महीने का 500 रुपये कमाया, ऊपर से डिपार्टमेंट टैक्स लेने के लिए आ गया, तो सच में वो वही करेगा। इसलिए जैसे जैसे चेंजेस होते गए तो वो मान लो कि 100-200 से लेकर आज के डेट का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में बोलूँगा 2.5-3 लाख रुपये। तो हम देखेंगे कि कहाँ पर 2.5 लाख होगा और कहाँ पर 3 लाख रुपये होगा। तो 3 लाख से ऊपर ही। फिर निर्मला ताई ने आपने देखा होगा कि अभी वो रिबेट बढ़ाया है, उसके बाद डिडक्शंस बढ़ाए हैं, और स्लैब रेट में भी थोड़े से चेंजेस किए हुए हैं। तो ये सारे चेंजेस जो है ना वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू किए जाते हैं।
तो हर साल जब भी बजट आता है, बजट कब आता है मुझे बताइए, यूजुअल डेट ऑफ द बजट ड्यूरिंग दिस एनडीए गवर्नमेंट। बार बार क्यों बनता है? हाँ, टेल मी द डेट ऑफ बजट। ये आपको पता होना चाहिए, इतना ज्ञान ये जनरल अवेयर है कि ये तो होना चाहिए। विच इज़ द डेट? 1 फरवरी। पुरानी वाली जो गवर्नमेंट थी वो लास्ट डे पे लेके आती थी फरवरी के, सो 28 या 29। अब ये नई वाली है फर्स्ट, यूजुअली फर्स्ट को लेके आते हैं वो बजट। सो ये बजट होता क्या है? इट इज़ नथिंग बट द चेंजेस टू बी प्रपोज्ड। तो यूजुअली सेंट्रल मिनिस्ट्री में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कौन है वो? निर्मला सीतारामन। ठीक है, तो आपने कभी टीवी पे देखा होगा तो ऐसे पेजेस का गट्ठा जो होता है हाथ में लेके खड़ी हो जाती है, ठीक है, और वहाँ पे पढ़ती है आई प्रपोज टू मेक अ चेंज फ्रॉम दिस टू दैट। सो वर्डिंग क्या यूज़ करती है? प्रपोज। तो उनका वो प्रपोजल है ऐसा कि मुझे यहाँ पर मान लो 3 लाख से 5 लाख करना है, डिडक्शन 50,000 से 75,000 करना है। तो यूजुअली जो अच्छे वाले प्रपोजल्स होते हैं वो सब लोग ऐसे बजाते हैं, है ना, ऐसा ऐसा करके। सो इट मीन्स व्हाट? एक्सेप्टेड, मेजोरिटी हैव एक्सेप्टेड। कई बार अपोजिशन वाले भी बोलते हैं कि चलो अच्छा बदलाव है, वो भी ऐसे तालियां बजा सकते। और कोई ऐसा चेंजेस आ गया कि जो अच्छा नहीं है शायद, उसके लिए कोई तालियां नहीं बजाता, शांत बैठे रहते हैं सब लोग, शायद बाद में उसे एक्सेप्ट ना भी किया जाए। तो निर्मला ताई हर साल ऐसे बजट के दिन ऐसे अलग अलग प्रपोजल्स रखती है पूरी पार्लियामेंट के सामने, और यूजुअली ये पहले से डिस्कस करके किया जाता है, इसलिए यूजुअली जो भी अलाइड पार्टी एंड बीजेपी हैं वो सब लोग उसके ऊपर साइन कर देते हैं। उसके बाद हमने देखा था सीक्वेंस कल के सेशन में, राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के बाद लास्ट वाला मैंने बताया था ऑफिशियल गैजेट, उसमें वो पब्लिश हो जाता है, और उसके बाद वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तब तक वो होता है फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल से लेकर फाइनेंस एक्ट की ये नॉर्मल प्रोसीजर है आपके, जिससे आपका फाइनली एक्ट बन जाएगा। तो हर बजट में ऐसा एक एक्ट आता है जो आपको इनकम टैक्स में, एक्ट तो ओरिजिनल हमारा 1961 में बन गया है, विच हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली अमेंडेड मेनी अ टाइम्स। तो अभी जो हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके अगर हम देखते हैं तो बजट कौन कौन से आए हुए देखते हैं। अभी एक जस्ट जुलाई में आया, हाँ, और एक चीज़ याद रखना, यूजुअली हर साल में एक ही बार बजट आता है, बट इन द ईयर ऑफ इलेक्शन 2 बार आता है, एक प्रोविजनल आ जाता है और एक इलेक्शन होने के बाद फाइनल। ठीक है, तो ये बजट, और कई बार कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट हुई तो और एक आधा एक्ट हो जाता है। एक बार तो ऐसा हुआ था, आई थिंक ये कोविड के दौरान 3 एक्ट अप्लीकेबल हो गए थे स्टूडेंट को, एक ओरिजिनल, फिर एक फाइनल जो भी मतलब इलेक्शन के बाद, और एक ऑर्डिनेंस एक्ट भी लाया था। तो कई बार अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई तो लॉ को लगता है इन बिटवीन आई हैव टू मेक अ चेंजेस, तो ऑर्डिनेंस लेके आ जाता है, जैसे कोविड के दौरान लाया गया था ऑर्डिनेंस एक्ट, तो जिसमें TDS के और काफ़ी सारे रेट्स थोड़े से कम कर दिए गए। तो अभी तो 2 बजट है। सवाल ये आता है हमारे एग्जाम के लिए यूजुअली कौन सा अप्लीकेबल है। तो अभी ये जो पूरे नोट्स होंगे, दिस इज एज पर द फाइनेंस एक्ट 2023, लास्ट ईयर वाला, जो अभी दिसंबर और जनवरी के लिए कंफर्म अप्लीकेबल है ही। मई के लिए अभी थोड़ा सा नोटिफिकेशन आना बाकी है, ठीक है, तो वो नोटिफिकेशन आने के बाद हम चेक कर लेंगे कि मोस्टली मई को जो अभी वाला आया है कि नहीं वो अप्लीकेबल है कि नहीं। अदरवाइज जो फेब में आया था उसमें तो कोई चेंजेस था ही नहीं, ना के बराबर है वो चेंजेस। जो थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं उसमें वो अभी जुलाई में हुए, ठीक है। सो दिसंबर एंड जनवरी डोंट वरी, मई वालों के लिए जो चेंजेस जैसे नोटिफाई कर देते हैं, आपके अभी बुक्स भी नहीं आए होंगे, PDF भी आपको नहीं मिलेगा वेबसाइट के ऊपर, तो ये चलते रहते हैं, माइनर चेंजेस उड़ भी दें, ठीक है। हमें वो लगता है स्लैब रेट का सर बहुत बड़ा चेंजेस है, कुछ नहीं, 10 मिनट का काम है मेरा, हाँ, बट उसको अगर देखा जाए तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा है कि टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन जो हमें याद रखने वाली चीज़ है वो सिर्फ 10 मिनट वाली काम है। चलो, सो एनुअल फाइनेंस एक्ट, उसके नीचे लिख दो आप अमेंडमेंट्स इन द एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट के नीचे लिख देना अमेंडमेंट इन द एक्ट, और ठीक है ईयर रहने दो अभी। 4th पार्ट नोटिफिकेशंस, write down give the effect of changes,
किसी भी चीज़ में चेंज करना है तो गवर्नमेंट अचानक से नोटिफिकेशन इशू कर देता है, दे मेक द चेंजेस फ्रॉम द सच ए इफेक्टिव डेट। जैसे आपका इंस्टीट्यूट भी कई बार नोटिफिकेशंस लेके आ जाता है, एंड वी नीड द नोटिफिकेशंस मेनी टाइम्स कि कोई नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, सो द इंस्टीट्यूट इशूज द नोटिफिकेशन फ्रॉम सो एंड सो डेट ऑनवर्ड्स द न्यू सिलेबस वुड बी एप्लीकेबल, है ना, इस डेट के आगे, और इससे पहले जो है वो ओल्ड सिलेबस में रहेंगे। तो ऐसे सारे चेंजेस नोटिफिकेशन इन योर मोबाइल ऑल्सो यू गेट द नोटिफिकेशन। आवाज़ आता है या वाइब्रेट हो जाता है? चालू क्लास में देखते हैं किसका मैसेज है। नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, रख दो अंदर। सो नोटिफिकेशन है जिसको आप ऑफ भी करके रख सकते हो, तो कोशिश करना है कि उसको ऑफ कर देना। फिफ्थ पार्ट इज सर्कुलर, उसके नीचे लिख दो फिफ्थ सर्कुलर। उसके नीचे लिख देना इशूड बाय, सर्कुलर्स इशूड बाय CBDT, फुल फॉर्म ऊपर कहीं लिख देना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स जो है वो ऊपर बना दिए हमने, बट उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कोई तो इंसान चाहिए, कोई तो बॉडी चाहिए, वो CBDT है। तो हमारी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसके अंदर आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो टैक्सेशन का पार्ट है उसमें दो टाइप वाले बोर्ड आते हैं यहाँ पर। एक CBDT होता है जो डायरेक्ट टैक्सेस को रेगुलेट करता है, मतलब फिलहाल तो सिर्फ इनकम टैक्स है, और दूसरा जो GST को है उसके लिए एक CBIC है, ठीक है, तो वो पूरा GST कस्टम उसको रेगुलेट करेगा। सो ये CBDT फुल फॉर्म आपने लिख दिया। सर्कुलर्स का काम क्या होता है, कोई बताएगा? सर्कुलर्स क्या काम करते हैं पूरे लॉ में, काम क्या होता है? नोबडी? नो आइडिया? बिल्कुल भी नहीं? थोड़ा हिंट क्या देते हैं? वो तो हो गया नोटिफिकेशन। चलो उसके नीचे लिख दो टू रिमूव द एम्बिग्यूटी, टू रिमूव एम्बिग्यूटी ऑब्लिक गिव द क्लैरिटी। एक ही हो गया, मतलब रिमूव द एम्बिग्यूटी ऑब्लिक टू गिव द क्लैरिटी। ठीक है, तो सर्कुलर का ये काम होता है, CBDT इशू कर देता है। तो होता क्या, लॉ बन गया, नोटिफिकेशंस आ गए, एनुअल फाइनेंस एक्ट में भी थोड़े बहुत चेंजेस हो गए। स्टिल वी आर हैविंग अ वेरियस डाउट्स इन द माइंड्स। जैसे कि अभी मान लो मेरा सेशन हो गया और आपके वो ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज आ गया, जैसे अगला सेशन कौन सा होता है, हाँ, देयर इज नो लॉ क्लास टुडे, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? गरीब, उतना ही सिर्फ मैसेज देखो, देयर इज नो लॉ क्लास टुडे, बस इतना ही डाल दिया सर। किसी को डाउट आएगा उसके बाद? सर लॉ का तो ठीक है, लॉ नहीं है, ओके अंडरस्टूड, तेवढं तो कहना ना। उसके बाद अकाउंट्स होता है, तो वो है कि नहीं? सर वो आपने बताया नहीं, तो हम तो घर चले गए। तो आधे लोग घर पे चले जाएंगे इस विश्वास से कि लॉ के साथ साथ बाकी भी क्लास नहीं होगा, या हर्षवर्धन सर ने अकेले क्लास डाला, देयर इज नो क्लास टुडे। तो आप सोचोगे सर ने डाला, कोई बोलेगा मतलब किसका क्लास नहीं होगा? लॉ का नहीं होगा। सोचो जरा, सोचो, बड़ा सोचो। सर ने अकेले डाला है, कपिल सर ने मैसेज डाला है कि नहीं? तो सर, हर्ष सर ने क्लास में वो मैसेज डाला है ग्रुप पे, तो सिर्फ सर का क्लास नहीं रहेगा, बाकी होंगे। नहीं नहीं, सर ने देख, डू द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, अच्छे से सोच जरा तू। देयर इज नो क्लास टुडे, सर मेन है, एडमिन है, तो उन्होंने डाला होगा, मतलब कौन सा डाला होगा? कोई क्लास नहीं होगा। इतना समझ में नहीं आता कि तू चल मेरे साथ घर पे चल। कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा बहुत इस मैसेज से, हो सकता है। दो तो लोग मिल जाएंगे ऐसे वाले, वो जो ऑनेस्ट होंगे, बोले बैठे रहेंगे, नहीं नहीं मैं तो यहीं रहूँगा,
शायद कपिल सर का मैसेज होगा, फिर कपिल सर भी नहीं आ रहे, फिर सर को कॉल करेंगे, सर लेक्चर का क्या सर, बोले मैं डाला था ना मैसेज, देयर इज नो क्लास टुडे, बेइज्जत होके वो भी चला जाएगा। सो इन दिस केस यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो ऐसे केस में हेल्प कौन करता है, कोई तो डाउट भेजेगा, सर व्हाट अबाउट द कपिल सर क्लास। हाँ, फिर से सर को क्लैरिटी देनी पड़ेगी, एक तरह का आप सर्कुलर से बोल सकते हो, लॉ मैंने बना दिया है बट नीचे क्लैरिटी, द अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग क्लास विल बी देयर एट यूजुअल टाइम। या कई बार किसी बच्चों का सर लॉ का नहीं है टाइमिंग, तो उसी टाइम पर कॉस्टिंग और अकाउंट्स है क्या, वो भी सोच सकते हैं। नहीं तो हम नाश्ता करने के लिए चले गए तो 2 घंटे तक वापस नहीं आते, है ना। तो इसलिए वो भी पूछना जरूरी है कि अगला वाले सेशन जो भी होगा उसका टाइमिंग क्या है, ठीक है। नाउ कम टू द इनकम टैक्स पार्ट। इसका मैं एक सर्कुलर बता देता हूँ, दूसरा एक सर्कुलर तो हम नीचे देखेंगे कि लॉ में बोला गया कि आपको 31 जुलाई को ITR भरना पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी 31 जुलाई जस्ट चला गया, वी आर लिटिल बिट बिजी इन द 31 जुलाई कंप्लायंसेस, तो आपको 31 जुलाई को ITR जो फॉर्म होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ता है। किसी को आइडिया हमारे आजू बाजू में कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस है क्या, CPDT का ऑफिस मतलब है, बहुत काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पे संभाजी चौक से थोड़ा नीचे जाओगे LIC ऑफिस की तरफ नीचे से, तो वहाँ पे लेफ्ट साइड में सामने एक पुलिस स्टेशन है, देखो उसके एग्जैक्टली अपोजिट में कॉर्नर में जो है वो CBIC का ऑफिस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस वालों का, मतलब GST का। उसको एग्जैक्टली बाजू में केरला भवन, अगर किसी को पता होगा, एग्जैक्टली उसके अपोजिट साइड में उधर इनकम टैक्स का ऑफिस, तो दोनों भी ऑफिस बाजू बाजू में। तो वही इनकम टैक्स का ऑफिस जो हमारे CPDT का है, पूरा रेगुलेशंस वो करते हैं। तो हमें एक ITR की एक कॉपी थी, वो वहाँ पे जाके जमा करनी थी। व्हाट इज द डेडलाइन, 31 जुलाई, विच इज गिवन बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। उन्होंने बोला है कि 31 जुलाई तक आपको ये फॉर्म जमा कर देना चाहिए, वरना क्या होगा, वरना 5000 का पेनल्टी। अच्छा ठीक है, तो भर देंगे टाइम टू टाइम। लेट्स अज्यूम 31 जुलाई आपने वो फॉर्म रेडी कर दिया, आपके हाथ में वो रखा है, चलते चलते यहाँ से चले गए, नज़दीकी ही वॉकिंग डिस्टेंस, और डिपार्टमेंट में घुसने ही वाले थे, वॉचमैन ने रोक लिया, रुको, क्यों, क्या हो, आज ऑफिस बंद है। क्यों, आज सैटरडे है। हाँ ठीक, तो इसका क्या करो, मैं हाथ में लेके आया, एंड टुडे इज़ द लास्ट डेट, कल आ जाना, कल तो संडे है, परसों आ जाना। सो मैं अब जाऊँगा 2 दिन के बाद, मतलब 2 अगस्त को, फिर से मैं वही फॉर्म लेके 2 अगस्त को डिपार्टमेंट में पहुँच गया। अब तो सिक्योरिटी अंदर जाने देगा, और वहाँ पे मैंने जाके जमा कर दिया। नाउ माय क्वेश्चन इज वेदर पेनल्टी शुड बी लेविड। हाँ वाले हाथ ऊपर करो जरा, जो जजेस हाँ बोल रहे हैं, आप जज ही हो, पेनल्टी लगानी चाहिए, लगानी चाहिए, ऐसा बोलने वाले हाथ ऊपर कीजिए। ना बोलने वाले लोग, और बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं चाहिए, लगाना है तो लगा दो, वरना रहने दो। सो मेजॉरिटी सेज यस, वाई, लगाना चाहिए। अच्छा, बट मुझे नहीं पता था वो सैटरडे को बंद रहता है, मुझे लगा शायद चालू रहेगा। अच्छा, मतलब पहले जाके आना है भाई, तो सैटरडे को चालू है कि फिर मैं आता हूँ, मैं तो रूल को फॉलो करूँगा। लॉ से 31 जुलाई इज द लास्ट डेट, मैं 31 जुलाई को आऊँगा, छुट्टी आपकी, वो आपका प्रॉब्लम है। चलो आप फाइट करो, मैं दूसरी तरफ वाला लॉयर हूँ, आप अपोजिट वाले लॉयर हो। माई कंडीशन, लॉ में सैटरडे संडे कहीं नहीं लिखा है, लॉ में लिखा है 31 जुलाई, तो मैं तो आ गया। आपकी प्रॉब्लम है, चलो दुकान चालू करो, मैं जमा कर देता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। चलो योर आर्ग्यूमेंट। आप बोलोगे पहले से पता नहीं क्या छुट्टी, अरे आप तो कभी भी छुट्टी ले लोगे, आप बीच में भी कोई भी होता है दिन, तो गवर्नमेंट वालों को तो कभी भी छुट्टियाँ रहती, मुझे थोड़ी पता है कि आपका छुट्टी है। आपको मुझे बताना चाहिए था फ़ोन करके कि कल परसों छुट्टी, आज आ जाओ, नहीं बताया आपने, आपकी गलती। सो ये दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब क्या लग रहा है, पेनल्टी लगानी चाहिए, फिर भी हाँ ही बोल रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए होता है कि ना, जज का जो ओपिनियन होता है अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे ये सब लोग चले गए फाइटिंग करते करते CBDT के पास, बड़े हिसाब से मिलता हूँ। सो फाइनली सीडेंट, बट ठीक है जाने दो। लॉ में से 31 जुलाई लिखा है, कहीं पर भी हॉलीडे नहीं लिखा हुआ है, तो उन्होंने एक सर्कुलर इशू कर दिया, क्लैरिटी, इफ इन एनी केस देयर इज अ हॉलीडे ऑन एनी ड्यू डेट, द सब्सिक्वेंट वर्किंग डे वुड बी ट्रीटेड एज अ ड्यू डेट।
जो भी होगा, शायद 2 तारीख को भी छुट्टी होगी, 3 को भी होगी, 4 को ऑफिस खुल गया, तो 4 तारीख को क्या माना जाएगा, ड्यू डेट है ऐसा माना जाएगा। तो 4 तारीख को भी आपने जमा कर दिया तो पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्लैरिटी विच इज इशूड बाय द सीबीडीटी। ये हो चुका है, इसलिए ये दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। बट ये वाला लॉजिक हर लॉ में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे इंस्टीट्यूट का है, आपका एग्जाम फॉर्म भरने का जो भी डेट, लेट्स अज्यूम दैट इट इज 31 मार्च, और 31 मार्च को संडे था, आप गए घूमने, नहीं भरा फॉर्म, मतलब 31 मार्च, और वहाँ पे ऑफिस भी बंद होगा, इंस्टीट्यूट बंद था, क्या आप 1 अप्रैल को भरेगा तो चलेगा क्या? इंस्टीट्यूट से उन्होंने क्लैरिटी दे दिया है कि हमारा ऑफिस 31 मार्च को चालू है, और वैसे भी एग्जाम फॉर्म कैसे भरना होता है, तो बेटा भर दे, हमारा ऑफिस तो चालू है तो भर देना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। सो आज की डेट में जो जो चीज़ें ऑनलाइन है वो सब लोगों ने बोल दिया कि हमारा ऑफिस आज चालू है। सो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो आपको उसी दिन भरना पड़ेगा। ये वाला एक्सक्यूज या सर्कुलर आप रियल अदर लॉ में अप्लाई नहीं कर पाओगे। चलो नेक्स्ट, राइट डाउन जुडिशियल डिसीजंस। उसमें लिख देना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ITAT, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, ये भी अथॉरिटी एक तरह से, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वैसा आप बोल सकते हो, ये ITAT है। नीचे लोअर की तरफ मैं जा रहा हूँ, और ये सिर्फ लिख के रख दो अभी आप, फिलहाल हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात ही करेंगे। इसके बाद कमिश्नरेट अपील, कमिश्नर लिख देना या COMM, और ब्रैकेट में लिख देना A, कमिश्नरेट अपील। ये लोअर अथॉरिटी होते जा रहा है इन द डिसेंडिंग फॉर्म, कि सबसे हायर में सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर ITAT, और उसके नीचे कमिश्नरेट अपील। तो वैसे तो शुरुआत कहाँ से होगी, कमिश्नर अपील से होगी। सो टेल मी व्हेन यू नीड टू गो फॉर अपील। If in any case, let's say any judgment has been passed by the AO against you, कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो आपके साथ गलत हो रही है, और डिसीजन जो दिया गया वो गलत है बाय द असेसिंग ऑफिसर विच इज़ द लोअर देन द कमिश्नर अपील। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें अलाउ करता है कि चलो अगर आपके साथ कुछ ज़्यादती हुई, कुछ बुरा हुआ है तो आप अपील कर सकते हो। इट द हायर अथॉरिटी, ऊपर वाले अथॉरिटी के साथ। तो यहाँ पे पहली अथॉरिटी होती है कमिश्नरेट अपील, उनके पास जाओ, अपील करो कि दिस इज़ माई साइड, ये अपोजिट वाले की साइड है, जो भी वहाँ पे पूरा मेंशन करना है, एंड आई वांट द जस्टिस। मान लो कमिश्नरेट अपील ने भी आपकी नहीं सुनी, उसके बाद आप क्या करोगे, स्टिल यू आर हैविंग राइट टू अपील, किसके पास जाओगे फिर आप, इस सीक्वेंस के हिसाब से ITAT, ये ऐसा सीक्वेंस है, ध्यान रखना, मैंने टॉप से नीचे लिखा इस तरफ, ठीक है। कमिश्नरेट अपील के बाद आप ITAT के पास जाओगे, फिर हाई कोर्ट, एंड द लास्ट सुप्रीम अथॉरिटी इज सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, वहाँ से जो जजमेंट आएगा इट विल बिकम द लॉ ऑफ लैंड, उससे आगे आप फिर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे इन एनी केस इफ़ यू वांट द जस्टिस यू हैव टू अप्लाई फॉर द अपील। इन मेनी केसेस मेनी पीपल गोज फॉर अपील। तो डिपेंड करता है कि वो फैक्ट टू फैक्ट कि आप जेन्युइन हो या नहीं हो। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल आपको बताया था कि सेल्फ डिफेंस में आपने किसी को मार दिया, हाफ ही मार दिया, इसको हाफ मर्डर कहा जाता है ना, मतलब हाथ पाँव तोड़ दिए, बस उतना ही सेल्फ डिफेंस में। तो उसने एक चाटा लगाया और आपको इतना गुस्सा आया कि सेल्फ डिफेंस में आपने उसके हाथ पाँव तोड़ दिए। अब उसने आपके ऊपर केस कर दिया, आपको प्राइमरी लोअर अथॉरिटी ने एक जो भी है पनिशमेंट दे दी। नाउ विल गो टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आप बोलोगे सर दिस इज इन सेल्फ डिफेंस, और आप जज हो, क्या लगता है आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? उसको बेचारे को एक ही चाटा मिला था, एक चाटे के बदले हाफ मर्डर कर दिया उसने। आप जज हो, चलो बताइए पनिशमेंट शैल बी कंटिन्यू, मिलनी चाहिए। बेटा तुझे सेल्फ डिफेंस में एक ही फटका मारना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार देना चाहिए था, तूने तो उसके पूरे हाथ पाँव तोड़ दिए, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया कि नहीं सर मेरी कोई गलती नहीं।
ठीक है, टेक अनदर सिनारियो, वो साउथ मूवी में देखा होगा तो फुल मर्डर कर देते वो तो लोग, फुल या हाफ कर दिया आपने, फिर आप कोर्ट के पास पहुंच गए, बेटा तूने ऐसा क्यों किया? सर वो मेरे हीरोइन को भगा के लेके गया था। जेन्युइन केस, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए गुस्से में आके मैंने 4-5 लोगों को टपका दिया। नाउ यू आर अ जज, माई रीजन इज कि हीरोइन को उठा के लेके गए थे, किडनैप करके लेके गए थे, मैं छुड़ाने गया था, वो 4-5 लोग आ गए, सबको टपका दिया मैंने, 2-3 लोगों का हाफ, 2-3 लोगों का फुल। नाउ यू आर अ जज, दिस इज द जस्ट ओनली फैक्ट्स, और कुछ फैक्ट्स चाहिए आपको? आप जज हो, तो सामने वाला सर पूरा मारने की क्या जरूरत है, आधा मार दिया होता तो चल जाता, नहीं उसके पास बंदूक थी, तो मेरा वो वेपन था साउथ वाला, बंदूक के साथ हाथ भी उड़ा दिया। अब बताइए, यू आर अ जज, हीरोइन को भगा के लेके गए थे इसलिए मैंने मारा, क्या मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए? हाँ या ना? ना वाले भी है थोड़े बहुत, साउथ में तो कभी देखा नहीं मैंने पनिशमेंट मिलते से। तो यहाँ पर वही होता है, द कोर्ट विल डिसाइड एंड इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन। किसी जज को लगा नहीं बहुत जेन्युइन केस है, मेरी भी हीरोइन को उठा के लेके गए थे तब मैंने भी मारा था, तो आपने जो भी किया वो भी सही है, चलो आप घर पे चले जाओ, टाटा बाय बाय। सो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स, कौन सी सिचुएशन थी उसके हिसाब से तो आपको सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है पहली चीज़। दूसरा, लॉ क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कानून भी क्या बनाया है और कानून में इसमें क्या दिया है। अगर कानून बोल रहा है कि ऐसे वाली सज़ा को 10 साल तक ही सज़ा मिलनी चाहिए, तो कोई भी जज 10 साल से ऊपर सज़ा नहीं दे पाए, क्योंकि उसको क्या फॉलो करना है, लॉ फॉलो करना है, और दूसरा लॉ फॉलो करते समय उसको फैक्ट्स भी वेरीफाई करना है कि ऐसा सच में हुआ था या नहीं हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं, एक जस्ट मैं बता देता हूँ, यूजुअली आई गिव दी इन द जीएसटी, बट यहाँ पे मैं बताता हूँ, इंटरेस्टिंग वाला है। आप सबके घर में वो कोकोनट हेयर ऑयल होगा, पैराशूट का आएगा, सबके घर में होगा, बताइए व्हाट इज द पर्पज ऑफ दैट ऑयल, आप क्या यूज़ करते हो उसका, आप बताइए। सर पे लगाते हैं, बॉडी पे लगाते हैं, ठीक है, और यूजुअली सर पे, बालों पे लगाते हैं, दैट इज़ द पैराशूट कोकोनट हेयर ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, जो हम घर में हेयर ऑयल करके यूज़ करते हैं। अगर आप उसको ठीक से पढ़ोगे तो उस बॉटल के पीछे लिखा हुआ है इट इज़ एडिबल ऑयल। क्या लिखा है? एडिबल ऑयल, खाने का तेल है। और हम कहाँ लगा रहे हैं? सर पे लगा रहे हैं। सर उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, लगा लें तो जहाँ लगाना होगा अपनी मर्जी है, खरीद के लाए। तो क्वेश्चन अरोज कि जिसके ऊपर जो जीएसटी लगाया जाता है या पहले जो भी वैट लगाया जा रहा था, अगर आपने प्रूव कर दिया कि जो हम तेल बेच रहे हैं, ऑयल बेच रहे हैं, वो अगर कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक मीन्स फॉर हेयर ऑयल, हेयर ऑयल इज ट्रीटेड एज अ कॉस्मेटिक, सो इट इज़ 18%, द टैक्स रेट इज। और अगर आपने बोल दिया ये खाने का तेल है जो एक आम आदमी को ज़रूरत पड़ती है, बेसिक नेसेसिटी, एडिबल ऑयल, द रेट इज़ अ 5%। तो पैराशूट कंपनी का ऐसा मानना है कि हम हमारे लोगों को जो भी ऑयल बेचेंगे वो कम रेट में बेचें, तो वो 5% रेट लगा रहे हैं। कितना? 5%, क्योंकि उनका कहना क्या है, ये कौन सा तेल है, एडिबल ऑयल है, हमने उसके ऊपर लिखा भी है एडिबल ऑयल। ये डिपार्टमेंट वालों ने देख लिया, बेटा तू तो चालाकी कर रहा है, और उन्होंने केस उनके ऊपर बना दिया और बोला कि योर प्रोडक्ट इज लाइबल फॉर 18%, और आपने अब तक कितने परसेंट से पे किया है? 5। तो ऊपर का जो 13% है आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आपने फ्रॉड किया, और नोटिस जारी कर दिया। द डिमांड हैज बीन रीच, करोड़ों रुपए की डिमांड। नाउ इन दिस केस हु हैज एग्रीव्ड बाय दिस ऑर्डर, मतलब असेसी या जो भी है पैराशूट कंपनी एग्रीव्ड हो गई, मतलब इसके अगेंस्ट ऑर्डर चला गया। नाउ विल दे गिव टू द अपील, अब वो कोर्ट में पहुंच गए फाइनली, ठीक है, एंड यू आर अ जज। अब आप बताइए इसके ऊपर जो टैक्स रेट होना चाहिए वो एडिबल का होना चाहिए या कॉस्मेटिक वाला होना चाहिए, व्हाट इज योर व्यू?
काय असायला पाहिजे? हाँ बताइए, अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। कितने लोग बोल रहे हैं कि वो एज ए हेयर ऑयल करके टैक्सेबल होना चाहिए? यू आर अ जज, हाथ ऊपर करो। हेयर ऑयल 4 ही लोग, और बाकी एडिबल ऑयल। ठीक है, तो मेजॉरिटी लोग एडिबल ऑयल की तरफ से, मैं हेयर ऑयल की तरफ से हूँ। हम 4 और ये मैं 5 लोग। नाउ माई आर्ग्यूमेंट, अब मेरी तरफ, मैं लॉयर हूँ, मेरा आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि सर कंपनी ने बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है कि एडिबल ऑयल, एक्चुअली ये हेयर ऑयल, ये सब लोग सर पे ही लगा रहे हैं। नाउ योर आर्ग्यूमेंट। अच्छा, तो आपका कहना है कि पब्लिक पागल है, सिंपल वे। हाँ वही है, वही मीनिंग है, पब्लिक पागल है। कंपनी ने एडिबल ऑयल करके बनाया, फिर भी लोग सर पे ही लगा रहे हैं। हाँ अर्थ था ना, मतलब कंपनी ने बनाते समय तो एडिबल ही बनाया, लिखा भी एडिबल, तो पढ़ने वाले पढ़ना नहीं जानते या पढ़ने के बाद भी सर पे लगा रहे हैं, तो वो उनका प्रॉब्लम है। हमारा तेल तो एडिबल ऑयल ही है और टैक्स रेट लोअर रेट से होना चाहिए। ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट इनका मैंने बता दिया। अब मैं मेरा दूसरा वाला मैं बता, सर आप जब ऐड करते हो तब तो बताते हो हेयर ऑयल, तो लगाओ टैक्स हेयर ऑयल पे। चलो बताओ आपका आर्ग्यूमेंट। तो पब्लिक तो पागल है, क्योंकि पागल क्यों बनी? आपने ऐड किया इसलिए, तो आपने ही बोला था सर पे लगाओ, पकड़े गए, लगाओ 18%। सो इफ यू सी द ऐड, ऐड देखा होगा आपने, तो पूरा ऐड, जज बोला लगाओ जरा वो हीरोइन वाला ऐड लगाओ, वो खूबसूरत लड़की आ रही है, तो पूरा ऐड 2-3 बार जज ने देख लिया, बहुत बढ़िया है। मैंने बोला सर जज आपने देख लिया? हाँ बहुत अच्छी लड़की थी, बाल भी बहुत खूबसूरत थे। सो मैं दूसरी तरफ वाला, सर मैंने पूरे ऐड में कहीं नहीं बोला कि हेयर ऑयल है। हाँ फिर से लगाओ एक बार। हाँ सच है, पूरी ऐड में कहीं पर भी वो ऐड में वर्ड यूज़ नहीं होता इट इज़ ए हेयर ऑयल। अच्छा देखिए सर, कहीं ऐसा मैंने बोला कि सर के ऊपर लगाओ, हेयर ऑयल नहीं बट सर के ऊपर आप लगा दो, नहीं। अच्छा कहीं मैंने ऐसे बोला कि तेल लगाने के बाद बाल घने और सुंदर अच्छे होते हैं, ऐसा कहीं बोला है? फिर से लगाओ ऐड, नहीं बोला है। तो हमने कभी बोला ही नहीं कि ये सर पे लगा होती है। फिर से हमारी जनता ही पागल है, वो सर पे लगा रहे। हम तो सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हैं, 100% प्योर कोकोनट ऑयल। वो लड़की आती है सुनहरे बालों वाली, हाथ में बॉटल होती है, वो सिर्फ उतना ही बोलती है, इट इज़ 100% प्योर कोकोनट ऑयल। उसने कभी भी नहीं बोला कि ये सर पे लगा। सो फ्रॉम नाउ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू देखो क्या क्या पॉइंट्स निकल के आए। हमने बॉटल के ऊपर क्या लिखा है? एडिबल। दूसरा, हमने ऐड में कभी बोला क्या, कहीं कुकिंग का जिक्र किया क्या, या ऐसा मतलब वो भी नहीं बोला, हमने सिर्फ बोला कि 100% प्योर कोकोनट ऑयल। हेयर का हमने कभी भी बात नहीं किया। तीसरा आर्गुमेंट हुआ था कि बॉटल का जो स्ट्रक्चर है वो सर ऐसा क्यों बनाया, तो कंपनी ने आर्गुमेंट दिया कि अच्छे से बनाया। क्या होता है, जो बाकी पैकेट्स या बॉटल होती है उससे आप तेल प्रॉपरली स्प्रेड नहीं कर पाते, तो ये जो बॉटल का स्ट्रक्चर हमने इतना बढ़िया बनाया है कि इससे खाने का तेल जो भी अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, इसलिए वैसे हमने बनाया है। तो ये तेल जो है वो खाने का ही है। अब पब्लिक क्या कर रही है वो आप देख लेना। सो अपोजिशन वालों के पास ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस ही नहीं आया जहाँ पर कंपनी ने बोला होगा वो हेयर ऑयल। सो फाइनली द कंपनी हैज़ वॉन द केस, और आज भी उसके ऊपर 5% का ही रेट लगाया जाता है। सो दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। फैक्ट सारे प्रूव हो गए इन द फेवर ऑफ कंपनी। लॉ में बोला अगर ये प्रूव हो गया कि एडिबल ऑयल है तो उसके ऊपर रेट कौन सा लगा देना, आप तो हायर नहीं लगा पाओगे। तो कोर्ट ने दोनों चीज़ों को फॉलो कर दी और उसके ऊपर रेट आज भी 5% ही। सो आप घर पे जाके चेक कर लेना, वो जो तेल है उसके ऊपर आपको एडिबल मिले। हाँ बट उसी पैराशूट के और भी 1-2 ऑयल आते हैं। एक जैस्मिन ऑयल आता है, अब वो खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या कोई? सर एकदम मस्त वाला स्मेल वाला जैस्मिन वाला ऑमलेट बनाएंगे। सो यहाँ पर कंपनी आर्ग्यू कर ही नहीं सकती, तो कंपनी बोला सर ये सर का ही है, इसमें टेंशन मत लो, ये सर का ही है, हमने उसके ऊपर लिखा भी हुआ है, या नहीं भी लिखा हुआ है तो इसमें जैस्मिन एडेड है, फ्लेवर्ड वाला है, ये सर का है, हम मानते हैं। बट आपको पता होगा मेजॉरिटी पैराशूट का जो सेल है कोकोनट ऑयल वो मेन वाला है, तो जिसके ऊपर आज भी लोअर रेट ऑफ टैक्स लगाया जाता है। ठीक है,
सो इसको कहता है द प्रूविंग द फैक्ट्स। फैक्ट्स को कई बार देखो यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो आज भी आपको लॉजिकली क्या लगता है, ये कौन सा ऑयल होना चाहिए, लॉजिकली हेयर ऑयल, ये मुझे भी लगता है, लेकिन प्रूव ही नहीं कर पाई डिपार्टमेंट कि ये हेयर ऑयल है कैसे, क्योंकि उन्होंने पूरा प्लानिंग करके रखा था, पूरी सेटिंग करके रखी थी कि किसी भी हालत में ये हेयर ऑयल ना बने एडिबल ऑयल। ठीक है, तो दिस इज हाउ दे वन द केस, और आज भी उसके ऊपर लो रेट ऑफ टैक्स है। सेम स्ट्रेटेजी हैज बीन फॉलोड बाय अदर कंपनी। पतंजलि आपको पता होगा, बाबा रामदेव जी का, उन्होंने भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके एक दो ऑयल की बॉटल ऐसी बनाई है जिसके ऊपर वैसे सेम किया है एडिबल ऑयल, बट वो सर पे लगाने का। बाकी जो थोड़े बहुत अदर प्रोडक्ट्स होंगे उसके ऊपर शायद हेयर ऑयल लिखा हुआ है। ठीक है, सो दीज आर द जुडिशियल डिसीजंस, फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट। हाँ, अब हम देखते हैं कि अप्लीकेबिलिटी, अगर हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट आता है, हाई कोर्ट एज अ स्टेट लेवल, जैसे महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है मुंबई हाई कोर्ट, या कई बार बॉम्बे हाई कोर्ट इसे बोला जाता है, गुजरात का अलग होगा, हर स्टेट का अलग होता है। सो दिस विल बिकम द अप्लीकेबल यूजुअल इन द सच स्टेट्स। महाराष्ट्र का कोई भी हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो महाराष्ट्र में तो अप्लीकेबल। व्हाट इफ इट इज अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो अप्लीकेबल कहाँ पे होगा, पूरे इंडिया में सुप्रीम अथॉरिटी है, सो दिस विल बिकम द लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, तो कोर्ट ऐसे जो भी जजमेंट देता है पूरे इंडिया में आपको कंपलसरी फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो डिपार्टमेंट के फेवर में हो या चाहे एसएससी के फेवर में। ठीक, चलो यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नाउ डेफिनेशंस। अब जैसे हमने देखा इनकम टैक्स एक्ट 1961, कितने सेक्शंस थे आपने लिखा हुआ है टोटल, उसमें से जो पहला सेक्शन होता है हमेशा सेक्शन नंबर 1, वो क्या होता है? हाँ, सो नेम, एक्सटेंट एंड अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 1। तो इनकम टैक्स एक्ट इज अप्लीकेबल इन होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। अब तो वो जम्मू कश्मीर का स्टेटस वैसे भी नहीं रहा, बट पूरे इंडिया में हर जगह पे वो अप्लाई होता है। सेकेंड, यूजुअली द सेक्शन 2 जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस मैक्सिमम दी जाती हैं। जहाँ पे देखोगे अगर आप, तो पहला एसएससी है डेफिनेशन, पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, जितना रिलेवेंट पार्ट है। व्हाट इज द एसएससी? तो इनकम टैक्स में उनके जो भी लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको एसएससी कहा जाता है। जैसे आपके भी जो नाम होते हैं ना, अलग अलग जगह पर जाने से अलग अलग नाम हो जाता है। जैसे क्लास में आपको एक कैटेगरी बनाई जाएगी, ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स। अगर आप किसी मंदिर में जाते हो तो आपको क्या बोला जाएगा? डिवोटीज, भक्तगण आ गए। आपने कोई क्राइम कर दिया, जेल में चले गए, क्रिमिनल्स, प्रिजनर्स बन जाओगे। तो वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से इफ़ यू आर अ टैक्स पेयर और यू आर लाइबल टू पेयर टैक्स, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एसएससी। सो यूजुअली हु इज द एसएससी, क्या आप लोग एसएससी हो या नहीं हो वो हमें जानना है। तो मैं एक प्राइमरी कैटेगरी बताता हूँ। इफ़ यू आर लाइबल टू अ टैक्स, अगर आपको इनकम टैक्स आ रहा है, इफ़ यू आर लाइबल टू पेयर टैक्स, तो आप एसएससी बन गए। तो इनकम टैक्स अगर जैसे थोड़ी बहुत भी अमाउंट अगर आपको आ गई कि दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, तो आपको क्या बनाया जाएगा? एसएससी बनाया जाएगा, वरना आप एसएससी नहीं हो। नाउ हु कैन बी द एसएससी? एसएससी में पहला जो इंसान आता है वो आता है, देखो यहाँ पे पर्सन, पर्सन इंक्लूड्स द इंडिविजुअल, सो ऑल ऑफ वी आर द इंडिविजुअल्स। तो एक इंडिविजुअल भी एसएससी बन सकता है। इसके अलावा कौन बन सकता है? देखो ऊपर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, विल सी वन बाय वन। कंपनी बन सकती है एसएससी, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग द एलएलपी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी जैसे हमारा पीसीएमसी है, पीएमसी है, और लास्ट में एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन लाइक से यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें से कोई भी बंदा एसएससी बन सकता है। अगर इनकी टैक्स की लाइबिलिटी आ गई तो ये एसएससी बन जाएंगे। चलो पहले पर आते हैं, इंडिविजुअल। इट मीन्स अ नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग, बस इतनी सी डेफिनेशन है, बहुत बड़ी आपको लिखनी नहीं है, क्रिएट नहीं करनी है। एग्जाम में पूछा जाए तो आप बोलोगे हाँ, एक छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, मैरिड, अनमैरिड, काला, पीला, नीला, अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। एक पेज भर के तो आप ज़रूर लिख पाओगे एग्जाम में, इंडिविजुअल अगर बोला गया तो। बट आपको जस्ट लिखना है नेचुरल पर्सन विच इंक्लूड्स ह्यूमन बीइंग, सारे टाइप वाले ह्यूमन बीइंग, जसे मेल, फिमेल आणि अदर्स पण असतात, तीसरी पण कॅटेगरी असते, थर्ड कैटेगरी। ठीक है, ये तीन ही कैटेगरी यूजुअली हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें जो भी मैन वुमेन्स जो भी लोग आ जाएंगे सबको यहाँ पे कवर अप किया जा रहा है। सो देखते हैं, सबसे पहला यहाँ पे छोटा बच्चा देखो वो रो रहा है, बॉटल है उसके बाजू में, शायद दूध की ही होगी।
ठीक है। हाँ, तो क्या वो असेसी बन सकता है, पहला सवाल। मतलब वो पैसे कमा सकता है कि नहीं कमा सकता। मैंने कल आपको थोड़े बहुत लॉजिक्स भी दिए थे, ध्यान रखना। बेटा पूरी बॉटल पी के दिखा वो, पूरा गटक लिया उसने, 500 की नोट। ये ब्रेड खा के दिखा, खा लिया और ले 500 की नोट। तो क्या वो उसका इनकम है, उस बच्चे का इनकम है, उसने कमाया, ठीक है। तो वो एक इनकम आ गया। और कुछ वो बच्चा कमा सकता है। मूवीज़ में छोटे बच्चे यूज़ होते हैं, तो वो तो एक्टर्स के नहीं होंगे, वो रियलिटी में तो किसी और के होंगे। तो कोई प्रोड्यूसर आ गया, सर आपका बेटा या बेटी जो भी है छोटी, बहुत क्यूट है, हमें हमारी मूवी में यूज़ करना है। हाँ ठीक, 1 मिनट का 1 लाख रुपए। पेरेंट्स ने रेट बता दिया, बेटा तू करोड़ों में कमाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट का मैं 1 लाख रुपए लूँगा। हाँ बोला ठीक है, थोड़ा ही टाइम, 10 मिनट का ही वैसे भी शूट होगा, ठीक है। और अगर उसको रुलाया आपने, उसका अलग से 5 लाख रुपये, ठीक है। तो रुलाने वाला अगर सीन होगा तो 5 लाख रुपए पेरेंट्स अलग से लेंगे, ठीक। तो उसने 10 मिनट उसको यूज़ कर लिया, तो बच्चे को, है ना, काफ़ी सारे मूवीज़ में यूज़ होता है। वो एक बाहुबली मूवी आया था, उसको देखो, वो उसकी दादी माँ ऐसे पानी में लेके जा रही थी, बोला उस पानी में तो बहुत रिस्क है, गिर गया तो उसका अलग से 10 लाख रुपये। तो ऐसे बच्चे ने, और वो रो भी रहा था, तो वो 5 पानी के 10, 15 और वो 10 मिनट, 25 लाख रुपए उस पेरेंट्स को मिल गया, वो बच्चे का ही था मतलब। तो क्या वो इनकम कमा सकता है? यस। हाँ, टैक्सेबल किसे होगा हम बाद में देखेंगे इन द क्लबिंग टॉपिक, बट प्राइमा फेसिया देयर कुड बी द इनकम ऑफ दिस स्मॉल किड्स ऑल्सो, मे बी हैविंग अ 1 डे लाइफ, 2 डेज लाइफ, वो बच्चा कहीं ना कहीं कमा जा सकता है। तो ये उससे बड़ा वाला तो ऑब्वियसली आ गया, ठीक है। धीरे धीरे फिर हम बोलते हैं आजकल वो रियलिटी शोज़ आ गए, सिंगिंग डांसिंग वगैरह, जो वहाँ पर भी पैसा कमाते हैं, केबीसी वाले शोज़ होते हैं, क्विज़ वाले होते हैं। चलो एंड में पहुँच जाते हैं, वो दादाजी बेड पे उठ नहीं पाएंगे अभी, वो वहीं रहेंगे। क्या उनका इनकम हो सकता है, वो उठ भी नहीं पा रहे बेड से नीचे, क्या उनका इनकम हो सकता है? पेंशन हो सकती है, ठीक है। और शेयर्स बैठे बैठे वो पूरा चल रहे हैं मोबाइल पे या टैब पे, पूरा ये शेयर्स बेच रहे, ये खरीद रहे, करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट से इनकम हो सकता है। एफडी इनकम, इंटरेस्ट वगैरह वो चालू रहेगा। शेयर्स खरीदे तो उससे कौन सा डिविडेंड इनकम, वो भी चालू रहेगा। रेंट इनकम वो भी आएगा खाते में, आजकल तो ऑनलाइन आ जाता है, तो पूरा वो चालू रह सकता है। प्रॉपर्टी भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो वो बोलेंगे हाँ मुझे मेरे सर पे बाल लाल लेकर आने, ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, जो खर्चा आएगा कर देते हैं, थोड़ा एक प्रॉपर्टी बेच दिया, दैट इज़ पॉसिबल। तो वहाँ पे करोड़ों रुपए वो बैठ के कमा सकते हैं। तो ये छोटे बच्चे से लेकर वो दादाजी तक हर इंसान क्या कर सकता है, पैसे कमा सकता है ना। ये सारे आप देखोगे ये मेल मेंबर है, इसको हम रिप्लेस करते हैं फीमेल मेंबर के साथ, क्या सेम कैटेगरी हो जाएगी? तो फीमेल भी अब अगर मेंबर छोटा है, छोटी लड़की है, वो भी कमा सकती है, बूढ़ी औरत है, दादी दी या परदादी है, वो भी इनकम कमा सकती है। तो सवाल ये आता है, ये जो भी इनकम कमा रहे हैं, तो प्राइमरीली लॉ बोलता है ये जो भी आप इनकम कमाओगे, अब आते हैं यहाँ पर, इस इनकम को आपको हेड में डिवाइड करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ असेसी। सो हमें करना क्या है, देखो फाइनली हमारे सिलेबस में है क्या, पूरा सिलेबस होने के बाद हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें काम करना होता है। एक तो हमें निकालना होता है व्हाट इज द टोटल इनकम एज पर द इनकम टैक्स लॉ, जो पहले लाइन में मैंने लिख दिया कि हमें किसी भी एसएससी का, किसी भी इंसान का, चाहे कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल हो, उसका इनकम निकालना पड़ता है एज पर इनकम टैक्स रूल्स। शायद हो सकता है कि आपके कैलकुलेशन थोड़े बहुत अलग होंगे और इनकम टैक्स के कैलकुलेशन थोड़े बहुत अलग आएंगे, इसलिए इनकम टैक्स के हिसाब से आपको इनकम निकालना है। और वो इनकम निकालने के बाद उसके ऊपर क्या निकालना पड़ेगा, हमें टैक्स निकालना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हमारे पास एसएससी आता है तो यही डिमांड करता है कि सर मैंने पिछले साल में बहुत पैसा कमाया और इस पैसे के ऊपर कितना टैक्स आएगा वो आप मुझे सजेस्ट कीजिए। एक आम आदमी नहीं जान पाएगा कि मुझे कितना टैक्स आ रहा है, ना ही तो वो इनकम टैक्स एक्ट को समझ पाएगा, क्योंकि हमारा जो एक्ट है, जैसे मैंने बताया था आपको, कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लॉ है, इट इज़ अ सुप्रीम,
लॉ ऑफ लॉ ऐसा तो माना जाता है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया का, सबसे बड़ा इंडिया का है। और इनकम टैक्स एक्ट को भी माना जाता है वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड इनकम, जो इनकम के ऊपर टैक्स एक्ट लगाया जाता है, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड इन होल ऑफ द वर्ल्ड। और वो निर्मलता जब से आई और उसे वो कॉम्प्लिकेट करते जा रही, तो उसको भी समझ में नहीं आता होगा कई बार करना क्या है। जैसे कि अभी के जो बजट आए, देयर आर सम करेक्शंस ऑल्सो, चेंज, मतलब करेक्शन एक्चुअली, ये गलतियां है उस बजट होने के बाद भी उन्होंने जो बनाया, ठीक है, जो लॉ चेंज करना था वो तो कर दिया, बट उसमें भी करेक्शंस है, विल सी लेटर ऑन जो फाइनली आता है वो। तो यहाँ पर प्राइमरी हमें देखना है कि जो भी कोई भी एसएससी, कोई भी इंसान अगर इनकम कमा रहा है तो उसको हमें 5 कैटेगरी में डिवाइड करना है। चलो वहाँ से शुरू करते हैं। सो राइट डाउन इनकम, और इसकी हम 5 कैटेगरी करेंगे। थोड़े बहुत लोगों का टैक्स हो चुका है, जितने लोग बीकॉम, जिन लोगों का हो चुका है उनको टैक्स होगा बीकॉम में, ठीक, 3rd ईयर में है ना अभी, या 2nd ईयर में भी है, तो आपको भी होगा, मतलब ऑलमोस्ट सब लोगों को टैक्स होगा। 2nd में नहीं है, ठीक है, तो अगर 3rd ईयर में है तो ठीक है, जिनका बीकॉम हो चुका है उन्हीं को होगा। तो यहाँ पर जो भी इनकम है, इनकम क्या होता है वो प्राइमरी मैंने बता दिया। इस इनकम को हम 5 हेड में डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करना है। पहले लिख लो, फिर हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेकेंड वन इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, जिसको पीजीबीपी कहा जाता है। पीजीबीपी फुल फॉर्म आप लिख के रख देना, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो बिजनेस और प्रोफेशन वाला। फोर्थ, राइट डाउन कैपिटल गेन। फोर्थ वन, कैपिटल गेन। एंड द लास्ट वन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, IOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आपको, यहाँ पे हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे इसके पीछे आपको चेक करना है कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रोविजन, हमेशा। और मुझे जितना ज़्यादा डाउट पूछोगे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपकी भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा होगी। मैं जो भी यहाँ पे पढ़ाऊँगा वो कंसेप्चुअली ही पढ़ाऊँगा, बट कई बार होता है कि जो लॉ मेकर्स है उनके पास दिमाग नहीं होता है, उनके पास शायद लॉजिक या कंसेप्ट वाली चीज़ कोई ना हो, तो कभी कभी वो इलॉजिकल चीज़ें भी बना देते हैं, तो वहाँ पे मैं मेरा लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकता, बट मैक्सिमम एज इट इज़ अ सोशल लॉ लॉजिकल सारी चीज़ें बनाई गई है। तो यहाँ पर इनकम को पहले ही देखते हैं कि इनकम को उन्होंने 5 हेड में डिवाइड किया। रीज़न बीइंग, उनको ऐसा लग रहा था कि 5 हेड में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी टैक्सेबिलिटी थोड़ी सी अलग रखनी है, कि किसी चीज़ पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, किसी चीज़ पर कम टैक्स लगाएंगे, कोई टैक्स किसी एसएससी को टैक्सेबल करना है, किसी एसएससी को नहीं करना है, तो हमारे पास ऑलरेडी थोड़ा डिवाइडेशन होगा तो हमारे लिए सिंपल बन जाएगा। सो अकॉर्डिंगली दे हैव बाइफरकेटेड द इनकम इनटू द 5 हेड्स। पहला इनकम, जैसे हमें इसे बाइफरकेशन कैसे करना है ये लॉजिकल यहीं समझ में आ जाएगा। आपका जो इनकम टैक्स का अराउंड 70% सिलेबस है ये 5 हेड में ही, हेड ऑफ इनकम यही मेजर,
बाकी के तो सब छोटा मोटा बच जाता है। तो पांचों हेड मिलकर आपका 75% आई कैन से इज द सिलेबस ऑफ द इनकम टैक्स। तो पहला हेड है सैलरी। तो जो भी आपको इनकम आता है आपको क्या करना है, ये पांचों बकेट ऐसा मान के चलो, तो कौन से बकेट में वो इनकम रखना है। तो सैलरी वाला आपको क्या लग रहा है, जहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं, जैसे आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, उनको मंथली क्या मिल रही है, सैलरी। मिलते समय वो सैलरी के नाम से आ जाती, इसलिए उसको कौन से बकेट में डालना है, पहली वाली बकेट में डालना है कि ये इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, सैलरी में। टैक्सेबल तो होने ही वाला है, सिर्फ हेड उसका सैलरी होगा, डिवाइडेशन। फाइनली हम टोटली करने वाला है, ठीक है। सो जस्ट टेक आपका नाम रिद्धि, पेरेंट्स आपके क्या करते हैं, जॉब। अच्छा, इनके फादर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मेरे सामने बैठे हुए एंड शी इज़ रिप्रेजेंटिंग। मैं बोलूँगा आप कहीं जॉब कर रहे हो, बोलेंगे हाँ कंपनी में जॉब करता हूँ। कितना कमा लेते हो पूरे साल भर में, तो कैसे पता चलेगा, इसको एग्जैक्टली क्वांटिफाई कैसे करना है। मैं बोलूँगा आपका पासबुक दिखा दीजिए, है ना, या बैंक का स्टेटमेंट। वहाँ पे पूरे साल भर में उन्होंने जो कमाया होगा वहाँ पे क्रेडिट हुआ होगा कि इस महीने में 1 लाख रुपए आया, अगले महीने में थोड़ा सा अलाउंस मिल गया, एक्स्ट्रा नाइट अलाउंस या और कुछ होगा, 1,10,000 आ गया। इन सारी चीज़ों की मैंने टोटल कर दी, आ गई 13 लाख रुपए, ठीक है। तो इनके पिताजी का सैलरी में से इनकम कितना है, 13 लाख रुपीज़। तो सैलरी में से जाएगा यहाँ पे। फिर अगला आता है यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा इनकम आएगा, एनीवन, रेंटल इनकम। तो फिर से उनसे वही सवाल, क्या आपको किसी प्रॉपर्टी में से रेंट मिलता है क्या। बोलेंगे हाँ, मेरा एक शॉप है घर के बाजू में, मैंने खरीदा हुआ है, वहाँ से महीने का 20,000 रुपये रेंट आता है शॉप से। द शॉप रेंटल इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा, हम जिस घर में रहते हैं ऊपर का एक फ्लोर खाली पड़ा हुआ है, उसको भी हमने रेंट पे दे दिया है, वहाँ से 20,000 रुपये आ जाता है। सो 20 + 20 40,000 पर मंथ। तो एनुअली कितना हो गया, 4,80,000 हाउस प्रॉपर्टी। तो एक ही इंसान का हम पकड़ रहे हैं, पॉसिबिलिटी देखते हैं एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ गया। देन क्या आप कहीं बिजनेस भी करते हो, बोलते हाँ, शाम को यहाँ पे फ्रूट्स का स्टॉल लगाता हूँ, शाम को मैं 6 बजे घर पे आ जाता हूँ, उसके बाद 7 बजे हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है, घर के थोड़े बहुत फ्रूट्स से मार्केट से खरीद के लाता हूँ और वहाँ पे मैं सेल आउट कर देता हूँ। सो इट्स कॉल्ड एज बिजनेस। पैरेलली बिजनेस भी कर सकता हूँ और इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंपनी भी ऑब्जेक्शन शायद नहीं लेगी क्योंकि फ्रूट का बिजनेस है। तो वहाँ पे कितना कमा लेते, वो बोलते कि एनुअली अराउंड 2 लाख रुपीज़। ये प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, सेल वैल्यू माइनस परचेज प्राइस जो भी होगी। वेदर देन कैन बी अ कैपिटल गेन। हम लोगों को कुछ इसके अलावा कुछ बेचा वगैरह इसके अलावा, हाँ अभी रिसेंटली मैंने ना गोल्ड बेचा था, जब प्राइस बढ़ गए थे तो मैंने गोल्ड बेच दिया। तो गोल्ड ये असेट मानी जाती है। आप अकाउंटिंग की तरह अभी कंसिडर करके चलो, गोल्ड है, आपका घर है, आपकी ज़मीन है, शेयर्स है, इन सारी चीज़ों को असेट कहा जाता है। ये बेच के जो भी प्रॉफिट आएगा वो कौन से हेड में जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा। मान के चलो यहाँ पर 1,00,000 रुपये। एंड द लास्ट इज द रेसिडरी हेड, जिसका कोई नहीं उसका आईओएस होता है। तो ऐसा कोई आपको इनकम मिल गया जो पहले चारों कैटेगरी में फिट नहीं हो सकता, उसको उठा के हम कहाँ डालते हैं, आईओएस में डाल सकते हैं। यूजुअली यहाँ पर आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो अगर आपका बैंक अकाउंट है तो सब लोगों का इंटरेस्ट तो ज़रूर आता होगा। आप लोगों में से कितने लोगों का खुद का बैंक अकाउंट है, सेविंग, ऑलमोस्ट आपका नहीं है। तो जीपे फ़ोन पे कैसे यूज़ करते हो, अच्छा उनका यूज़ कर रहे हो, सैलरी क्रेडिटेड और यहाँ डेबिटेड, अच्छी बात। आपका अच्छा जॉइंट अकाउंट है तो जीपे वहाँ से यूज़ कर रहा नहीं, बट जॉइंट अकाउंट तो होगा ना। अगर आप जीपे फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो तो या तो आप ही का होगा या पेरेंट्स का हो सकता है या किसी दोस्त का भी हो सकता है अगर वो अच्छा होगा तो, ठीक है। तो क्रेडिटेड डेबिटेड वाली एंट्री आ जाती है। तो अगर आपने अपना खुद का पासबुक कभी ऑब्जर्व किया होगा तो बीच में ही आपको मैसेज कभी कभी आ जाता है, 50 रुपीज़ क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट एज ए इंटरेस्ट। कभी 30 रुपया, कभी 20 रुपया, 50 रुपये, क्योंकि हम बैलेंस रखते ही नहीं उसमें ज़्यादा। अगर कम बैलेंस होगा तो इंटरेस्ट भी कम ही आएगा। तो मान के चलो पूरे साल भर में यहाँ पे 1,600 रुपये का इंटरेस्ट आ गया सर, ज़्यादा नहीं होता।
सो नाउ व्हाट इज योर टोटल इनकम, इन सारे इनकम्स की हम टोटल करेंगे जिसे कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। जरा बताइए कितना आ रहा है वो, 20,81,000। दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस टोटल इनकम। चलो आप अभी मुझे सवाल पूछिए कि सर कोई स्पेसिफिक इनकम कमाए, ये कौन से हेड में जाएगा। वैसे तो हेड मैंने बोला है बड़े बड़े हेड हैं जिसमें हम इन डिटेल्ड प्रोविजन देखेंगे, बट फिर भी चलो एज ए समराइज पॉइंट ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको इनकम कौन से हेड में जाना चाहिए, वरना मैं थोड़े बहुत डाउट्स पूछ लूँगा। कौन सा, हाँ गिफ्ट मिला होगा तो पहला क्या वो सैलरी में जाएगा लगता है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, बिजनेस है क्या वो गिफ्ट मिलना, कुछ असेट बेचा है क्या नहीं, तो जिसका कोई नहीं उसका आईओएस, तो वो आईओएस में जाएगा, गिफ्ट विल कम अंडर आईओएस। और लॉटरी देखो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, हाँ अगर आप लॉटरी बेचते हो खरीदते हो वही आपका बिजनेस है, सो दैट प्रॉफिट विल कम अंडर पीजीबीपी, लॉटरी बेचना वगैरह, बट आपका वो काम नहीं है, यू आर जस्ट परचेसिंग फॉर द विनिंग। कैपिटल गेन भी नहीं है तो अगेन फाइनली विल कम अंडर माइनस। पेंशन, हाँ पेंशन में मैं क्लैरिटी दे देता हूँ, अगर पेंशन खुद एम्प्लॉय को ही मिल रही है, जो रिटायर हुआ है इंसान उसी को ही पेंशन मिल रही है, तो एक तरह से वो कंपनी की तरफ से ही मिल रही है, वो सैलरी में ही जाएगी। बट उसके डेथ के बाद अगर उसके फैमिली को पेंशन मिल रही है, उसके वाइफ को या उसके छोटे बच्चे होंगे या उसके मम्मी पापा होंगे उसको मिल रही है, तो वो तो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं थे, तो उनके लिए वो कहा जाता है फैमिली पेंशन। सो फैमिली पेंशन इज टैक्स अंडर द हेड आईओएस, वो यहाँ नहीं टैक्सेबल होती, रीजन बिंग वो एम्प्लॉय नहीं था, तो एम्प्लॉय को जो कुछ भी मिलेगा वो सारा सैलरी में, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो आईओएस में चला जाएगा। तो इनके पिताजी को मैंने पूछा कि चलो कितना इनकम कमाया, तो ये टोटल हो गई। अच्छा उन्होंने और एक चीज़ बता दी, सर मैंने ना मेरे भाई से ना 5 लाख रुपए उधार लिए थे, ये देखो ये रही एंट्री, मैं बाद में उसे वापस करने वाला हूँ। नाउ टेल मी द टैक्सेबिलिटी, क्या इसमें 5 लाख रुपए ऐड कर दूँ, इनकम है क्या वो नहीं, इट इज़ जस्ट अ लोन, चाहे वो भाई से हो या किसी और से हो, इट इज़ अ लोन, यू आर गोइंग टू रीपे बैक, तो वो इसमें ऐड नहीं होगा। चलो तो ये आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद मैं बोलूँगा सर आपने कुछ खर्चा किया क्या, एक्सपेंस, खर्च होते हुए 20 लाखामध्ये मतलब पूरा खर्चा हो गया, कितना बचा है, 1 रुपया भी नहीं बचा, तो इनके पिताजी ने पूरे 20,81,600 रुपये पूरे स्पेंड कर दिए। अकाउंट में बैलेंस देखा तो 10 रुपये मार्च में, तो बताइए पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया होगा, यूजुअल एक आम आदमी कहाँ खर्च करता है पैसा, ग्रॉसरी, अजून घर का मेंटेनेंस होगा, कुछ लाइट बिल होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, सर्वेंट्स होगा उसका सैलरी जाएगा, लड़की की पढ़ाई है उसकी क्लास की फ़ीस, इंस्टीट्यूट की फ़ीस, एग्ज़ाम की फ़ीस, उसको पॉकेट मनी देना पड़ता होगा, मैं तो ना पॉकेट मनी, हाँ वो पैसा, फिर उसके बाद मान लो इसकी कोई बड़ी बहन थी, जो कुछ बचा हुआ था वो शादी में वहाँ स्पेंड हो गया, तो फाइनली बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस 10। अब निर्मला ताई पहुँच जाएगी, बेटा कितना कमाया, 20 लाख रुपए कमाया, पे द टैक्स, बोले काहे का कमाया, ये देखो पासबुक, कितना बैलेंस है मेरा, क्लोजिंग बैलेंस 10 रुपया, और आपने अभी बजट में चिल्ला चिल्ला के बोला था 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो मेरा तो 10 ही रुपया है, तो लगा दो टैक्स 0। सो ये लॉ ऐसा नहीं है, लॉ बोल रहा है ठीक है वो अभी कितना बचा है वो हम नहीं देख रहे, आपने कमाया कितना। सो इट इज द अर्न इनकम 20,81,600। क्या इस पे टैक्स देना है, प्राइमा फेसिया, यस इसी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, बट बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं इसमें से थोड़े बहुत खर्चे या थोड़े बहुत पेमेंट्स ऐसे होंगे कि जिसको हमें माइनस करना ज़रूरी है। अब ये गवर्नमेंट की सोच है ऐसी कि कमाया तो पूरा 20 लाख है बट खर्चा भी हुआ है, तो पहले अगर हम बोलते हैं कि सर शादी पे हमारा 7-8 लाख रुपए का खर्चा होगा, ये माइनस होना चाहिए, व्हाट इज़ योर लॉजिक सेज, नहीं वो बोले कि सर शादी पे खर्चा करना ही नहीं चाहिए था,
वेस्ट है वो, मतलब इसका हम डिडक्शन अच्छे काम के लिए कहीं खर्चा किया है क्या, तो वो अच्छे काम क्या है वो डिपार्टमेंट ने खुद डिसाइड किए। जैसे यहाँ पर आपका वो अमाउंट माइनस हो सकता है, जैसे फ्यू डिडक्शंस आर अवेलेबल। चलो कोई बताएगा ऐसे कौन से खर्चे हैं कि वो अगर आप करते हो तो इस इनकम में से मैं माइनस कर दूंगा। हाँ, जैसे कोई बोले ग्रॉसरी, खाने पीने के ऊपर, कपड़े के ऊपर कोई नहीं मिलेगा, तो अब मैं स्पेसिफिकली 2-3 जस्ट एग्जांपल देता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया तो गवर्नमेंट खुश है, चलो अच्छा आपने अपनी लाइफ सिक्योर करवा दी, तो हमारे लिए भी अच्छा है। तो लाइफ इंश्योरेंस एक जेन्युइन खर्चा है, वो अगर आपने किया होगा तो हम माइनस करेंगे। तो हम पूछेंगे किया है कि सर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया कि हाँ, कितना प्रीमियम भरा, 20,000, चलो 20,000 मैंने माइनस कर दी। फिर सर मैंने और एक इंश्योरेंस निकाला है, मेडिकल इंश्योरेंस, ये अलग होता है ना। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस में थोड़ा फर्क है कि लाइफ इंश्योरेंस मरने के बाद दिया जाता है, और मेडिकल इंश्योरेंस कब काम में आता है, जब तक आप जिंदा हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो काम में आता है। उसका भी सर मैंने प्रीमियम पे किया, उसका 15,000, ठीक है वो भी माइनस कर देंगे। और अभी आपने 1-2-3 चीज़ें बताई, हाँ चैरिटी के लिए डोनेशंस किया होगा वो भी माइनस हो जाता है, किसी ने हाउसिंग लोन लिया होगा वो माइनस हो जाता है, कोई गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स खरीद रहा है वो माइनस हो जाता है। सो देर आर फ्यू डिडक्शंस विच आर अवेलेबल फ्रॉम दिस इनकम एंड अदर करके मैं यहाँ पे डालता हूँ और 15,000 रुपये। ये सब माइनस करने के बाद देखो ये 20, 15 और 15, 50, तो माइनस करो इसमें से। दिस इनकम इज कॉल्ड एज अ टैक्सेबल इनकम। अब लॉ बोलेगा ठीक है, हमारे हिसाब से जो खर्चे माइनस करने चाहिए थे वो हमने कर दिए, बाकी जो बचेगा इसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये कौन से खर्चे माइनस होंगे उसके लिए एक अलग से टॉपिक है, इट्स कॉल्ड एज अ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6, एक टॉपिक ही पूरा अलग है, बट अभी मैंने यहाँ पर बता दिया 2-3, या जब सब्सिक्वेंटली किसी टॉपिक में और एक हाथ कोई आ जाएगा वो टेम्परली मैं बता दूंगा कि कौन से डिडक्शंस यहाँ पर माइनस होंगे। तो पूरा तो नहीं होगा ना, तो यहाँ पर एक लॉजिक क्रिएट होता है कि किसी इंसान ने 50 लाख रुपए कमा दी और वो गोवा चला गया, पूरा उड़ा दिया, वापस आते समय खाली हाथ वापस आया और खड़ा हो गया निर्मला ताई के सामने, मैडम जीरो, कमाया तो था 50 लाख रुपए, मुझे लॉटरी लग गई थी, फिर मैं कसिनो गया और पूरा जीरो होके बाहर आ गया, अब मुझ पे तो टैक्स नहीं आना चाहिए, दया खाओ कुछ तो। मैडम बोले ग्रॉस इनकम कितना ऊपर आपका, 50 लाख, ये जो आपने खर्चा किया है कसिनो में, वेदर शुड बी अलाउड एज डिडक्शन, नहीं मिलेगा डिडक्शन, लॉ अलाउ ही नहीं करता, वो माइनस कुछ भी नहीं होगा, पूरा के पूरा बैलेंस होकर नीचे आ जाएगा 50 लाख रुपए, जिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ऐसे हालत में वो कैसे टैक्स देगा, लोन ले सकता है, मम्मी पापा को फ़ोन कर सकता है, मम्मी टैक्स भरा है, किस चीज़ का, मैंने पैसे कमाया भी था और उड़ा भी दिया, बट उसके टैक्स के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो आइदर यू कैन टेक द लोन और यू कैन बोरो द अमाउंट फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑल्सो, और आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। तो प्राइमरली यहाँ पर हमने देखा कि आप सब लोगों ने कभी ना कभी ज़िंदगी में इनकम कमाया है, कल जैसे आपने बोला था कुछ इनकम नहीं कमाया, कम से कम आपके बैंक में वो इंटरेस्ट तो आता होगा, यस और नो, इवन योर पॉकेट मनी इज ऑल्सो योर इनकम, वो भी आपका इनकम है। कभी किसी ने पेरेंट्स के अलावा किसी और ने गिफ्ट दे दिया, समझ रहे हो ना तो वो भी आपका इनकम ही माना जाएगा, मे बी इट इज़ इन अ काइंड या मे बी इन अ कैश, कुछ भी हो सकता है। कई बार हमारा फ्रेंड होता है चल मेरा रिचार्ज कर तो ही तुझे फ़ोन करूँगा या खाने के लिए चले गए, इनडायरेक्टली पेड योर लाइबिलिटी, तो वो भी आप ही का इनकम हो गया। तो ये सारी लाइबिलिटी जो पे आउट हुई वो भी इनकम, प्लस गिफ्ट्स, योर पॉकेट मनी एंड सम अर्निंग्स लाइक से इंटरेस्ट या जो भी आपकी लॉटरी या गेम्स में भी आजकल पैसे होते हैं, कई बार बहुत सारी ऐड आती है, रमी सर्कल वगैरह है कोई मास्टर ऑफ द रमी सर्कल तो आपको भी जो बीच में विनिंग आती होगी 50, 100, 200 रुपये, आई कैन आइडेंटिफाई, यस मैं ऐसा कोई खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है ना, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है। कोई बोलेगा सर नहीं है तो जस्ट आपका पैन दे दो, आई कैन आइडेंटिफाई कि वो रमी सर्कल खेल रहा है नहीं खेल रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट टू इज प्लेइंग हिज ओन नेम, वहाँ पे उसका खुद का डाला होगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट हो जाता है कि आपने रमी सर्कल में कितना पैसा जीत लिया, डायरेक्टली टू द डिपार्टमेंट, उसके ऊपर भी आपको टैक्स आ जाएगा, ठीक है।
चलो यहाँ तक किसी कोई डाउट है?